ऑडियो 3 सफल दाम्पत्य जीवन के मौलिक सिद्धांत। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। काम वासना पति पत्नी के पारिवारिक प्रेम का आधार कदापि नहीं हो सकती, किंतु यह बिल्कुल अनावश्यक भी नहीं है। संतानोत्पादन के लिए और जहाँ शरीर, मन और आत्मा के संयोग के सुख का रसास्वादन मिले, वहाँ उसका औचित्य भी है, किंतु इसे पेट की भूख की तरह मान लेने की बात जो तथाकथित आधुनिक लोग कहते हैं, मानते हैं, वह नितांत अव्यावहारिक है। विवाह मनुष्य की कामवृत्ति की परितृप्ति के लिए ही नहीं, उसके संयम व उसे ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए होता है। जो दंपति इस सत्य को समझने में भूल करते हैं, उनका प्रेम शारीरिक आवेगों से बरसाती नाले की तरह थोड़े ही दिनों तक किनारा तोड़कर बढ़ने के बाद सूख जाता है। अतः इससे बचना ही श्रेयस्कर है। एक दूसरे की सेवा करते हुए पिता, भाई, पुत्र या मित्र की तरह दिया गया स्नेह, श्रद्धा व प्रेम पति देता रहे तो यह कामना का शोधन बहुत ही व्यावहारिक है। पत्नी भी पति के लिए हर घड़ी केवल स्त्री नहीं रहती, वह प्रायः माँ, बहन, पुत्री, मित्र व सखा की भूमिका भी निभाती है। यही स्नेह को कामना के विष से मुक्त करने का राजमार्ग है। जीवन पथ के दो सहयात्री पति पत्नी के मन में यह उत्कृष्ट कामना होती है कि उसके सहयोग से उसका साथी प्रगति करता हुआ आसमान को छू ले। इसके लिए वे अभिष्ट त्याग, बलिदान, सहयोग, मार्गदर्शन देने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहते हैं। किंतु यहाँ एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस जोश के साथ होश भी रखना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति की अपनी अपनी सामर्थ्य और अपना अपना स्तर होता है। यदि उस सामर्थ्य और उस स्तर को ध्यान में रखते हुए विकास के चरण स्थिर नहीं किए गए और उस पर बढ़ते हुए साथी की मंद गति के साथ अपना धैर्य न जोड़ा गया, तो प्रायः परिणाम उसे निरा अयोग्य मान लेने के रूप में सामने आता है। यह बड़ी भयंकर स्थिति होती है। अतः एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना के साथ साथ इस व्यावहारिक पहलू को भूल नहीं जाना चाहिए। कृपणता किसी भी क्षेत्र में हो, बुरी ही सिद्ध होती है। धन की कृपणता की तरह पति पत्नी की एक दूसरे को अपने तक ही सीमित रखने की कृपणता भी कम हानिकारक नहीं होती। पत्नी मात्र पत्नी ही नहीं होती और पति मात्र पति नहीं होता। वे किसी के भाई, बहन, मित्र, संबंधी, पुत्र, सखा, परिजन आदि भी तो होते हैं। जहाँ एक व्यक्ति अपने साथ जुड़े इन लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, वहाँ दूसरे के मन में ईर्ष्या या उन संबंधियों के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, तो उसकी यह संकीर्ण सहृदयता उनको एक दूसरे की नजरों में गिराती भी है। इसलिए यह भी आवश्यक है कि पति पत्नी एक दूसरे के माता पिता, भाई बहन, सखा मित्र आदि का यथोचित आदर सम्मान भी करें। इससे दूसरे पक्ष की निगाह में उनका सम्मान बढ़ता है। पति पत्नी के संबंधों का मुख्य आधार प्रेम होता है। वे एक दूसरे के पति पत्नी ही नहीं, प्रेमी प्रेमिका भी होते हैं। आजकल कुछ लोग पश्चिमी सभ्यता की देखा देखी पत्नी और प्रेमिका दो पृथक पृथक नारियों को मानने लगी हैं। यह दाम्पत्य संबंधों के लिए बहुत घातक है। वस्तुतः ऐसा नहीं होता। पत्नी पति के सुख में प्रसन्न और उसके दुख में दुखी होती है। उसे अपने पति के प्रेम और व्यक्तित्व पर गर्व होता है। यदि वह प्रेमिका जैसा भाव पत्नी के अंदर से मर जाए और वहाँ केवल परिवार और संतान के कारण दोनों को एक छत के नीचे रहने की विवशता भर रह जाए, तो वहाँ पत्नीत्व भी कहाँ जी पाता है। पति पत्नी के बीच जो प्रेम होता है, वह उसके लिए आसमान के तारे तोड़कर प्रेमिका के कदमों पर निछावर कर देने जैसी काल्पनिक उड़ान नहीं होता। उसमें सागर सी गहराई होती है। यह गहराई और प्रौढ़ता आवश्यक भी है। दिन भर का थका हारा जीवन संग्राम का सिपाही पति घर लौटकर पत्नी के मन प्राणों की शीतल छाह में विश्राम पाकर नूतन बल पाता है। पत्नी उसे नया उत्साह देकर स्वयं को धन्य मानती है। यह प्रेम का वह रूप है जो दाम्पत्य के संबंधों में निखरता है, प्रौढ़ होता है। इसे पनपाने बढ़ाने के लिए किसी से कुछ अपेक्षा करने की बजाय देने की ही भावना रखी जाए तो यह दान प्रतिदान का क्रम चलता ही रहता है
और वृद्धावस्था तक बना रहता है। यही वह समय है जब साथी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। किंतु प्रायः इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते पति पत्नी एक दूसरे से बहुत कट जाते हैं। इसका कारण उस प्रेम बल्लरी को यत्न पूर्वक नहीं सींच पाना ही होता है। प्रायः होता यह है कि युवावस्था को प्राप्त होने तक युवक युवतियों ने जीवन साथी के भाव से किसी को पाया नहीं होता है। अतः विवाह के प्रारंभिक दिनों में उनका पारस्परिक प्रेम आकर्षण आसक्ति लंबे उपवास के बाद मिलने वाले भोजन की तरह होता है और वे दाम्पत्य संबंधों के प्रारंभ में ही एक दूसरे को पूरी तरह पा लेना चाहते हैं। असंयमी की तरह इस काल में न तन का संयम रखना उन्हें आवश्यक लगता है न मन का, किंतु संयम बहुत ही आवश्यक होता है। नहीं तो लंबे उपवास के बाद एकदम भरपेट भोजन कर लेने की तरह ही असंयम हानिकारक बन जाता है। एक तरह से यदि अपने परिवार और संबंधियों की ओर से कटकर एक दूसरे में ही डूब जाने की भूल यदि अनजाने में ही होती है तो वह उन दोनों को स्वार्थी व बेशर्म सिद्ध करती है, जो उचित नहीं। दाम्पत्य सूत्र में बंधने का अर्थ परिवार से कटकर रह जाना नहीं है, वरन उन दायित्वों को और भी गहराई से लेना है। रहस्य पर आवरण पड़ा रहे, प्राप्य ही बना रहे, तभी तक मिलन का रस आनंद मधुरता बनी रहती है। इस प्रेम रस को घूंट घूंट करके पिया जाए तो वह अधिक तृप्ति व पुष्टि देगा। पूरा घूंट एकदम उड़ेल देने पर छोटा मुंह सारा रस ग्रहण भी नहीं कर पाता, वह व्यर्थ ही बह जाता है, तृप्ति भी नहीं होती और घट भी रीत जाता है। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते समय पति पत्नी के मन में अपने इस जीवन की सफलता सार्थकता के कई मीठे सपने होते हैं। वे उस समय किए गए संकल्पों को समय समय पर दोहराते रहने, दैहिक संसर्ग की अपेक्षा मानसिक परिचय को महत्व देने, मनोरंजन, काम, संयम, धैर्य, आकर्पण्य, प्रेम प्रवाह की अविकलता, प्रारंभिक दिनों का संयम बरतते रहने आदि की व्यावहारिक सच्चाइयों को पालते रहने से साकार हो पाते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रायः पति पत्नी को एक दूसरे से जो स्नेह, संरक्षण, सहयोग, मार्गदर्शन, प्रेम, प्रतिदान मिल रहा है उसे वे देखने का प्रयास नहीं करते और अपने साथी से और कोई अपेक्षाएं करने लगते हैं। इस कारण धीरे धीरे उनके जीवन में असंतोष व विरक्ति का मंद विष घुलने लगता है। उनका जीवन रोते कलपते व लड़ते झगड़ते बीतता है। आरंभ से ही यह दृष्टिकोण लेकर चला जाए कि हमारे साथी से जो कुछ मिल रहा है वह भी नहीं मिलता तो हमारी क्या दशा होती, तो उनके एक दूसरे से असंतुष्ट होने की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती। साथ रहकर एक दूसरे को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास तो किया जाता रहे, पर धैर्य का साथ भी न छोड़ा जाए। मनुष्य का स्वभाव भूल और गलतियां करने का होता है। बड़ों से बड़ी बड़ी गलतियां और भूलें हुई हैं। यह दाम्पत्य जीवन के दौरान भी होती है। उसे लेकर बात का बतंगड़ बनाने की अपेक्षा उन भूलों को, गलतियों को सहज मानवीय कमजोरी के रूप में माना जाता रहे तो एक दूसरे को छोटा समझने और उसके प्रति प्रेम में कमी आने की बात ही उत्पन्न नहीं होती। अपने जीवन साथी के समग्र व्यक्तित्व से प्यार करने वाले दंपत्ति सदा एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं। साथी के गुण व दोषों को स्वाभाविक मानकर चला जाए और साथ ही दोषों के परिमार्जन, गुणों के अभिवर्धन और व्यक्तित्व के विकास की ओर ध्यान दिया जाता रहे तो उनमें गहरी समझ और प्रगाढ़ ऐक्य उत्पन्न होकर बढ़ने लगता है, जो दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए एक आवश्यक तथ्य है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना की सच्चाई से पति पत्नी भी पृथक रह नहीं सकते। दोनों में वैचारिक दृष्टिकोण, मान्यता और सोचने का ढंग एक सा ही हो, ऐसा संयोग बहुत कम देखने को आता है। यह भिन्नता समय समय पर एक ही तथ्य पर दोनों को दो पक्षों पर ला खड़ा करती है। ऐसी दशा में यदि एक ने ही या दोनों ने अपनी बात पर अड़ने की, हठधर्मी दिखाने की भूल की तो बात बिगड़ती चली जाएगी। अपना ही पक्ष रखा जाए और वही माना जाए और वही सत्य है, यह आग्रह उसके साथ न जोड़ा जाए। साथ ही जब कोई अपने विचारों, मान्यताओं व दृष्टिकोणों में वास्तव में कोई न्यूनता लगे तो वह साथी के सामने स्वीकार ले। दूसरा पक्ष उसे अपना बड़प्पन या समझदारी न समझे, अपने साथी के सुलझेपन को महत्ता दे।
यह रीति नीति पारस्परिक समझ को विकसित करने के लिए बड़ी उपयोगी है। यह वैभिन्न अपनी अपनी पसंद में भी होता है। यहाँ एक दूसरे की पसंद की इज्जत करना, स्वीकारना और पूरी करना आवश्यक है, न कि उस पर मुंह बिचकाना और अपसंद ही थोपना। पति को करेले की सब्जी अच्छी लगती है, चटक तोतई रंग पसंद है, या बात बात में ही हंसी मजाक करना अच्छा लगता है, पर पत्नी की पसंद उससे भिन्न है। फिर भी पति की उन पसंदों का ध्यान तो वह रख ही सकती है। यही बात पति पर भी लागू होती है। ऐसा न करने से एक दूसरे के प्रति देखो यह मेरा कितना ध्यान रखते हैं का भाव उत्पन्न होता है, जो साथी की उपयोगिता को सिद्ध करता है, जो पारस्परिक प्रेम बढ़ाने का एक आधार है। गुण, कर्म, स्वभाव में भी प्रत्येक व्यक्ति एक सा नहीं होता। पति पत्नी में भी यह अंतर रहता ही है, और यदि उस भिन्नता को ही महत्व देकर बात बात पर अड़ा खींचा और खिन्न हुआ जाता रहे तो परस्पर प्रीति कभी ठहर नहीं सकती। यह भिन्नता ही प्रायः दोनों को एक दूसरे से विरक्त व असंतुष्ट होने का कारण बनती है। इस संबंध में दोनों को बहुत सावधान रहना चाहिए। गुण, कर्म, स्वभाव उनके अब तक के जिए हुए जीवन पर ही नहीं, पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा भी सिरजे होते हैं, अतः एकदम बदले नहीं जा सकते। परिष्कार का प्रयास तो किया जाता रहे, पर उन्हें लेकर दाम्पत्य सौमनस्य को, माधुर्य को नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रायः पति पत्नी यही भूल करते हैं, एक दूसरे को एकदम अपने अनुरूप बना लेने की, किंतु यह इतना शीघ्र संभव नहीं होता। भावनाएं होना तो बहुत ही उत्तम है। भावनाएं मनुष्य को सामान्य मानव से महामानव बनने की प्रेरणा प्रदान करती रहती हैं। वे दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे के प्रति देखी जाती है और उनका होना बहुत जरूरी भी है, किंतु अति भावुकता से बचा ही जाना चाहिए। अति भावुकता मनुष्य के क्रियाकलापों व अनुरक्ति को हवा में उड़ने वाले बादल की तरह अस्थिर और क्षणिक स्थायी बना देती है। अतः इस अति से सावधान सचेत रहना आवश्यक होता है। पति पत्नी को आसमान में उड़ना नहीं, धरती पर रहना चाहिए। आसमान की बातें तो सोची जा सकती हैं, सोची जानी चाहिए, पर पांव धरती पर टिके होने चाहिए, जिससे कि उनके स्वप्न दिवा स्वप्न न बनकर रह जाएं। भावनाओं का जो प्रबल प्रवाह दोनों के हृदय में बहता है, उसे दिशा देने, उस प्रवाहमान जलराशि को सहारा देने के लिए धैर्य व निष्ठा के दो कूलों की भी आवश्यकता है। अति भावुकता उन्हें तोड़ देती है, फिर उस नदी के प्रवाह का कोई नामो निशान नहीं रहता। ऐसा ही नियमन पारस्परिक आसक्ति का भी होना आवश्यक है। आरंभ में पति पत्नी के बीच काम करने वाला सूत्र प्रायः आसक्ति होता है, जो उस समय के साथ प्रौढ़, पुष्ट व कल्याणकारी बनता जाता है और प्रेम में परिवर्तित होता है। इस आसक्ति का नियमन यदि न हो सका और वह मात्र दैहिक बनकर रह गई तो बड़ा संकट उपस्थित हो जाता है। इसके नियमन के लिए उसे सेवा परक बनाना उपयुक्त रहता है। यही कारण है कि नारी में सेवा की प्रवृत्ति होने के कारण वह प्रायः दैहिक कामना में पुरुष की अपेक्षा बहुत पीछे रहती है। पति पत्नी मात्र स्त्री पुरुष जीवन के हजारवें लाखवें भाग में भी नहीं रहते। शेष जीवन में पति पत्नी के लिए संचालन की तरह उपार्जन करता है, उसकी रक्षा करता है, बस उसके लिए मेहनत करता है, कमाई करता है, श्रमिक की तरह, मित्र की तरह स्नेह सहयोग देता है। इसी प्रकार वह कितनी ही भूमिकाएं निभाता है। पत्नी भी माँ की तरह उसकी सेवा करती है, भोजन पकाती है, खिलाती है और पुत्री की तरह उसके सबल पौरुष की छाह में सुरक्षा पाती है। वह मित्र की तरह कठिन समय में उसे धैर्य बंधाती है और सहयोग देती है। यह पवित्र सेवा परक, स्नेह परक, मैत्री परम सुख देना व पाना ही दाम्पत्य का सच्चा सुख होता है। अतः उस आकस्मिक आसक्ति को शारीरिक परिचय की सीमा से आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। पारस्परिक कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति आवश्यक होते हुए भी निम्नगामी नहीं होनी चाहिए। दैहिक विकारों से उसकी गरिमा घटती है। इन्हें कला और सेवा के साथ जोड़ा जा सकता है। पति पत्नी के एकांत क्षणों में भी इसका विशेष ध्यान रखना बहुत अच्छा रहता है। कुछ समय का वियोग दाम्पत्य को प्रगाढ़ बनाने में बहुत सहायक होता है। यह थोड़े समय का बिछोह दोनों को और भी निकट ला देता है। साथ रहते रहते एक दूसरे की भावनाओं और उपयोगिता को समझ पाने की स्थितियां प्रयास करते हुए भी कम हो जाती हैं, जितनी एक दूसरे से दूर रहने पर उत्पन्न होती हैं। वह होते तो ऐसा करते, अमुक कठिनाई हम तक नहीं आने देते, या कितना सूना हो जाता है उनके बिना।
ऐसी बातें प्रायः पत्नी को पति के दूर होने पर अनुभव होती हैं। वह पति जिसे साथ रहते समय पत्नी के कामों में कोई न कोई नुक्स नजर आता था, उसके थोड़े दिन मैके चले जाने पर अनुभव करता है कि पत्नी के होते उसे कितना आराम, प्रेम और सुख मिलता था। यह बिछोह एक दूसरे को समझने में भी मदद करता है। ऐसे बिछोह के अवसरों की इस उपयोगिता को समझते हुए जब पत्नी मैके जाने की इच्छा करे या उसके माता पिता आदि उसे लेने आए, तो पति को उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। प्रायः ऐसा होता है कि पत्नी अपनी शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक उलझन और अन्य किन्हीं कारणों से पति द्वारा चाहे गए व्यवहार या सदा की तरह किए जाने वाले व्यवहार से कुछ भिन्न अपनाती है। उसके इस व्यवहार को अपनी उपेक्षा मानने की भूल करने वाले पति का यह अनुमान प्रायः गलत होता है। उन्हें उस व्यवहार के कारणों को खोजना चाहिए, नहीं तो थोड़े दिन तो वह ऐसे व्यवहार को सहता रहेगा, पर मन ही मन यह धारणा पक्की होती जाएगी कि उसकी उपेक्षा ही रही है। यही भूल पत्नियां भी कर जाती हैं। बाहर की नौकरी, व्यवसाय आदि की समस्याओं में उलझा पति यदि उसके बताए हुए बाजार के काम नहीं कर सका या उसके लिए समय नहीं मिला, तो पत्नी ने पूछा और वह कहीं और उलझा हुआ उसका उत्तर नहीं दे पाया या उसके व्यवहार में कोई रूझता आई, तो उसे अपनी उपेक्षा न मान उसके पीछे छिपे कारणों को खोजने का प्रयास करना आवश्यक होता है। इसके बिना सत्य क्या है पता नहीं चलता और असत्य ही सत्य बनता चला जाता है। और जब यह अनुभव होने लगता है कि मेरी उपेक्षा हो रही है, तो पारस्परिक वितृष्णा उनके भावी जीवन के लिए अच्छी नहीं होती। संपूर्ण समर्पण की जो बात दाम्पत्य जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है, वह वास्तव में अपने अहम का नियमन करने के अर्थ में ही सही ठहरती है। एक दूसरे की बात व व्यवहार को सहज रूप में लेने की बजाय उसे अपने अहम पर पड़ने वाली चोट समझा जाए, तो पति पत्नी में कलह का विषवृक्ष पनपने लगता है। इसलिए समझदार दंपत्ति किसी ने कुछ कहा और वह दूसरे को प्रिय नहीं लगा, तो उसमें कहीं न कहीं दोनों का हित खोजने का प्रयास करते हैं। यह सही भी है कि पति पत्नी के बीच कभी ऐसे प्रसंग आते भी हैं, तो उसके पीछे उनके संबंधों को मधुर बनाने का ही प्रयोजन रहता है। किसी को अपने से बड़ा, योग्य व अनुभवी तो माना जा सकता है, किंतु वह भी अंततः मनुष्य ही होता है। देवत्व और दानत्व का मिला जुला रूप, गुण और दोषों का एक समन्वित स्वरूप। यदि पति पत्नी के मन में जो एक दूसरे के योग्य, बड़ा प्रेममय आदि कोई स्वरूप बन गया है, तो उसके साथ दुराग्रह नहीं जुड़ना चाहिए। मनुष्य ही मानकर चला जाना ठीक रहता है। उस मन में बनी तस्वीर के विपरीत किसी का आचरण या व्यवहार दिखे, तो सहज मानव प्रकृति मानकर उसे दूर करने का प्रयास तो ठीक रहता है, पर उस बात को लेकर अपनी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास और ममत्व में कमी करना ठीक नहीं रहता। इससे संबंधों में शैथिल्य आने लगता है और वह क्रमशः चलता ही रहे तो परिणाम बहुत बुरे हैं। प्रशंसा की चमत्कारी शक्ति सर्वविदित ही है। उससे भी लाभान्वित होने का लाभ विवेकशील दंपत्ति ही उठाते हैं। प्रशंसा करना और प्रशंसा सुनना, यह दोनों ही गुण पति पत्नी अपने में विकसित करें तो एक दूसरे की प्रगति में सहायक हो सकते हैं और दाम्पत्य रस अभिवर्धन में भी। प्रशंसा करना भी एक कला है और सुनना भी एक कला है। प्रशंसा में कार्यों को प्रमुखता दी जाए, न कि व्यक्ति को, और सुनने में भी अपने सत्कार्यों, व्यक्तित्व व व्यवहार के विकसित करने की कामना उत्पन्न हो, न कि अहंकार। पत्नी ने सूझबूझ से कोई नुकसान होने से बचा लिया हो या कोई कार्य सुरुचिपूर्ण ढंग से ही कर दिया हो, तो उसकी प्रशंसा करना ही चाहिए। यह सोचना कि यह तो उसका दायित्व है, प्रशंसा करने की क्या आवश्यकता, यह तनिक भी ठीक नहीं। जो पत्नियां पति की प्रशंसा में कृपणता नहीं बरतती, वे उनके मन में अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। किसी के पास विश्वविद्यालय की बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, प्रतिभा हो, योग्यता हो, तो वह विद्वान दाम्पत्य जीवन में असफल होते देखे जाते हैं। अतः सबको दाम्पत्य के उन व्यावहारिक सूत्रों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। पति पत्नी के बीच जो अपनेपन का भाव होता है, वह प्रायः पारस्परिक शिष्टाचार व औपचारिकता को विस्मृत कर देता है। यह कुछ दंपतियों के लिए जिनमें गहरी समझ और रुचि, स्वभाव का साम्य उत्पन्न हो गया हो, के लिए तो ठीक हो सकता है, किंतु इससे पूर्व की स्थिति में शिष्टाचार व औपचारिकता का यथासाध्य निर्वाह अच्छा रहता है।
इसके निर्वाह से दूसरों के लिए और बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है। सभी इसका पालन करें तो लाभ ही होगा, हानि होने की संभावना नहीं है। कभी कभी यह शिष्टाचार और औपचारिकता का अभाव दूसरे लोगों के सामने पति पत्नी के अपमानित सा होने की अशोभनीय स्थिति उत्पन्न कर देता है। एक पक्ष अपने को आहत अपमानित समझने लगता है, जबकि दूसरे ने यह सब बिना सोचे समझे कहा हो। जैसे मित्रों के सामने पत्नी के मैके वालों के संबंध में कोई ऐसी बात कह देने पर उसे वैसा ही अनुभव होता है। इसलिए अपनत्व का भाव तो रहे, पर उसके साथ जो अधिकार अद्वैत का भाव आ जाता है उसकी अति न हो जाए। इसके लिए शिष्टाचार और औपचारिकता का पालन करना ठीक ही रहता है। कई व्यक्ति अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करते समय भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते देखे जाते हैं जो शिष्टता की सीमा में नहीं आती। वैसा ही कुछ पत्नी के साथ भी कुछ व्यक्ति व्यवहार करते हैं। वे समझते हैं कि यह उनकी अभिन्नता की अभिव्यक्ति है, हमारे बीच कोई परायापन नहीं, यह सोचकर उस औचित्य को स्वीकारते हैं। पर कभी कभी यह अनुचित भी हो जाता है। घर में अकेले में पत्नी को प्यार से कुछ ऐसे संबोधन से पुकारा जाना या बातों में वैसा कह देना तो उसे अखरेगा नहीं, पर स्वभाववश बाजार में या कई अपरिचितों के सामने वैसी बात मुंह से निकल जाने पर स्वयं पति को भी लज्जित होना पड़ता है और पत्नी को भी। पत्नी की ओर से भी ऐसी ही भूलें हो सकती हैं। समय और स्थिति को देखे बिना पति पर हुक्म चलाना प्रायः बुरा लग जाता है। यदि ऐसी आदत ही न डाली जाए तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है जो पति पत्नी के संबंधों के बीच लकीरें खींचती हैं, और यह क्रम चलता रहे तो दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। कटु भाषण और गाली गलौज, कलह आदि से दंपतियों को बचना आवश्यक होता है। यह बात सही है कि जहाँ दो बर्तन होंगे तो वे भी एक दूसरे से टकराकर आवाज पैदा करेंगे, तो पति पत्नी के बीच भी वैसे प्रसंग आ सकते हैं। वहाँ एक दूसरे की भूलों को, अनुचित व्यवहार को उसे बताना जरूरी हो जाता है, किंतु उनका ढंग सदा शिष्ट और सौजन्यपूर्ण हो। घर की यह बात बाहर नहीं जाए, इसका ध्यान रखना ही चाहिए। मारपीट जैसी महामूर्खतापूर्ण बात तो होनी ही नहीं चाहिए। किसी पक्ष को दूसरे से नाराजगी है तो बोलचाल बंद करके, खाना छोड़कर या अन्य तरीकों से भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। कोई ऐसा जोड़ा हो जिसमें पति पत्नी किसी बात पर आवेशग्रस्त होकर पत्नी पर हाथ उठा बैठे, तो उसमें पति तो महादोषी है ही, किंतु विवाह के बंधन कुछ ऐसे अटूट होते हैं कि उनसे मुक्ति संभव नहीं हो सकती। फिर ऊपर से बच्चे बच्ची भी आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में पत्नी को मनमार कर साथ रहना और अपमान के कड़वे घूंट पीना पड़ता है। किंतु पत्नी यह सोचने का प्रयास करे कि पति ऐसा क्रूर क्यों हो जाता है, क्या उन कारणों को दूर कर सकती है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में मिलता है तो उसे उदास या जिंदगी से बेजार होने की अपेक्षा उन कारणों को दूर करना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति भीतर से वैसा क्रूर नहीं होता। अतः पत्नी के ये प्रयास धैर्य पूर्वक चलते रहें तो उसकी खोई खुशियां पुनः देर सबेर मिल ही जाएंगी। यह मार्ग अपनाने की बजाय यदि ढिंढोरा पीटना आरंभ कर दें तो परिणाम प्रायः अच्छा नहीं निकलता। यदा कदा एक दूसरे से संतुष्ट दंपतियों के बीच भी किसी न किसी बात को लेकर अप्रिय प्रसंग आ जाते हैं। उन्हें टालना तो ठीक रहता है, पर वे क्यों उत्पन्न हुए और भविष्य में ऐसे प्रसंग न आएं, उनका कोई स्थायी हल अपने विचार, स्वभाव, व्यवहार से सुधार करके लाया जाना अच्छा रहता है। उसे यूं ही टाल दिया जाए तो फिर वैसा ही प्रसंग आ सकता है। बार बार वैसे प्रसंग आने पर संबंधों में दरार भी उत्पन्न हो सकती है। स्त्रियां ममता, सेवा, त्याग, सहनशीलता और समर्पण की देवियां होती हैं, और पुरुष कर्म, गुणों का पौरुष, दृढ़ता, रुक्षता व बुद्धि प्रधान होता है। यह सामान्य वर्गीकरण स्त्री वर्ग पर तो लागू होता है, किंतु यदि कोई पति स्त्री वर्ग में पाए जाने वाले गुणों का होता है तो उसके जीवन में असंतोष का उत्पन्न हो जाना अधिक संभव होता है, क्योंकि सभी पुरुष एक से नहीं होते, सभी स्त्रियां एक सी नहीं होती। इसकी अपेक्षा उनका सहधर्म भी है। उसे समझकर उसी रूप में स्वीकार करना संतोष का हेतु बनता है। पति पत्नी की प्रेम रूपी जड़ें विश्वास की उर्वर और गहरी भूमि में जिस प्रकार बढ़ती हैं, उसी प्रकार उनका कलेवर भी बढ़ता जाता है। पति पत्नी को परस्पर विश्वासी होना चाहिए। किसी भी शंका पर दूसरों की कही सुनी बातों पर विश्वास करने के बजाय
सीधे सीधे एक दूसरे से पूछ लेना चाहिए। पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के उस विश्वास की रक्षा अवश्य करें। वकील की तरह किसी बात पर एक दूसरे से जिरह करने की अपेक्षा संयत रहना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। ईर्ष्या दाम्पत्य रूपी वृक्ष की जड़ों के नीचे आ जाने वाली चट्टान का काम करती है। उससे बचने का सबसे बड़ा साधन विश्वास ही है। ईर्ष्या मनोमालिन्य उपजाती है और विश्वास उसे दूर करता है। रुपए पैसे के मामले में पति पत्नी के बीच कोई दुराव छिपाव रखना ठीक नहीं होता। पति किस धंधे से किस प्रकार कितना कमाता है यह पत्नी को ज्ञात होना चाहिए। जो पति अपनी आय और उसके स्रोत से पत्नियों को अनभिज्ञ रखते हैं वे भूल करते हैं। जो यह मानते हैं कि यह उनका मामला है। हाँ, ठीक है कि घर की भीतरी व्यवस्था का दायित्व सामान्य रूप से पत्नी के हाथ में होता है और उपार्जन आदि बाहरी कामों का सूत्र संचालन पति करता है। दोनों अपने क्षेत्र में पूरी तरह स्वतंत्र तो रहें, पर एक दूसरे को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि परिवार की आय का स्रोत क्या है और कितना है, यह किस प्रकार खर्च होता है। पति द्वारा अपनी आय का ब्यौरा दे देने से पत्नी के लिए तदनुरूप ही गृह संचालन करने की सुविधा उत्पन्न हो जाती है। यह बात दूसरी है कि पत्नी दूरदर्शिता से आड़े वक्त के लिए कुछ पैसे बचाकर जोड़ती रहती है। अच्छा यह रहता है कि पति पत्नी ही नहीं, परिवार के सब सदस्य मिलकर परिवार का बजट बनाएं। उससे एक लाभ तो यह होगा कि सभी को पता लगेगा कि हमें अपनी सौर जितने ही पांव पसारने हैं। दूसरे, उन्हें अपने महत्व का भी भान होगा और पारिवारिक साम्राज्य में भी अपनी भूमिका पूरी तरह समझ लेंगे। जहाँ पति पत्नी दोनों कमाते हों वहाँ भी यह बात लागू होती रहे तो अच्छा है। अनुभवियों का कहना है कि जहाँ पति भी कमाता है और पत्नी भी कमाती है वहाँ व्यय को लेकर अधिक मतभेद खड़े हो जाते हैं। अतः इस संबंध में सावधानी बरतना ही ठीक रहता है। आय व्यय का बजट सावधानी व सूझबूझ से बनाना चाहिए। अमेरिकन मदर्स कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती लिलियन डी पोलिंग का अपना मत है। मैं मानती हूँ कि हर परिवार को अपनी आय का 10वां हिस्सा परोपकारी व समाज सेवी कार्यों में व्यय करना चाहिए। अधिकांश दंपति यह कहेंगे कि वे इतने संपन्न नहीं हैं, लेकिन जब आप अपनी आय का कुछ हिस्सा इस तरह परोपकार के लिए अलग रखने लगेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में आपके हाथ उतने तंग नहीं हैं जितना कि आप अब तक समझते थे। श्रीमती पोलिंग का यह कथन भले ही कुछ अजीब सा है, किंतु इसकी सच्चाई को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मन की गरीबी व्यक्ति को गरीब ही बनाए रखती है। जब अपनी आय का एक निश्चित अंश ऐसे कामों के लिए निकाला जाएगा तो पति पत्नी एक अनूठे आनंद, अनुपम आत्मसंतोष से आप्लावित हो उठेंगे। ऐसी ही एक व्यावहारिक अनुभव सिद्ध राय उन्होंने महिलाओं को दी है। वास्तव में विवाह साझेदारी है, उसमें लेना भी होता है और देना भी। सच मानिए 3/4 देना पत्नी के ही हिस्से में पड़ता है। मैं यह नहीं कहती कि पत्नी को पति के सही गलत सब निर्णय चुपचाप स्वीकार कर लेने चाहिए, लेकिन झुकने में कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि झुकना एक बहुत अच्छी कसरत है। इससे शरीर लचीला बना रहता है और नैतिक और आत्मिक शक्ति भी। अमेरिका जैसे देश जहां विमेन लिव जेंट्स आंदोलन भी हुए हैं कि एकमात्र संस्था की अध्यक्षा और अनुभवी महिला का यह सुझाव कहाँ तक युक्ति संगत है कि यह सब दंपतियों के लिए व्यावहारिक हो, यह तो कहा नहीं जा सकता। फिर भी पत्नी को 3/4 देना पड़ता है। इस सच्चाई को स्वीकारना ही पड़ता है। उनका सुझाव भी उपयोगी है, यह तो मानना ही पड़ेगा। अपने वैवाहिक जीवन पर असंतोष और अपने जीवन सहचर की अन्यों से तुलना करना, तत्संबंधी अपनी निराशा एक दूसरे के सम्मुख प्रदर्शित करना उस असंतोष को और भी गहरा और निराशा को तीव्र बना देता है। यह अच्छा दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता। दुनिया में एक से एक अच्छे, सुंदर, योग्य, संपन्न तथा व्यवहार कुशल स्त्री पुरुष हैं। यदि उनमें से किसी एक के साथ मेरा संबंध जुड़ा होता तो मेरा जीवन कितना सुंदर, सुखद और सफल होता, यह सोचना मनुष्य को तोड़कर रख देता है। मैं किसके पल्ले पड़ गई या मेरे गले कैसे रस्सी पड़ गई है, यह रोना कुछ अर्थ नहीं रखता। उस स्थिति में उबारने का एक ही मार्ग है और वह है स्वयं सतत प्रयत्नशीलता और आशावादी बने रहना। पति पत्नी के बीच शारीरिक मानसिक आकर्षण का बना रहना
दाम्पत्य की सफलता का एक आवश्यक आधार है। आकर्षण बनाए रखने के लिए सादगी, सरलता व मितव्ययिता को त्याग देना आवश्यक नहीं है। आकर्षण का मूल सौंदर्य है। सौंदर्य सभी स्त्री पुरुषों को मिला होता है। यह कहना जितना गलत है उतना सही भी है। सच बात तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक बनावट में कहीं न कहीं कुछ न कुछ सौंदर्य होता ही है। सुंदर कहे जाने वालों में भी कहीं न कहीं असुंदरता दिखाई पड़ ही जाती है और असुंदर माने जाने वालों में भी कहीं न कहीं सौंदर्य होता है। पारस्परिक आकर्षण बंधन के लिए शारीरिक सौंदर्य का वह उजला पक्ष ही सही ढंग से दिखाया जाए तो वही आकर्षण जन्म ले लेता है। महत्वपूर्ण होता है प्रस्तुतिकरण का ढंग और देखने वाले का पारखीपन। पति पत्नी यदि उस दृष्टि को उपजा सकें तो वे दुनिया की निगाह में भले ही अनाकर्षक हों, उनकी अपनी और दूसरों की निगाहों में तो आकर्षक बन ही जाते हैं। अधिक और आकर्षण की उपयोगिता भी यहीं तक है। शरीर की तरह मन का भी वैसा ही आकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है। यह मानसिक आकर्षण शारीरिक आकर्षण से कई गुना महत्वपूर्ण और प्रभावी होता है। श्रृंगार, आभूषण, मेकअप, भड़कीले वस्त्र आदि बनावटी चमक तो उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु स्थायी आकर्षण सादगी, सुरुचि, संपन्नता, उत्तम स्वास्थ्य व स्वच्छता में ही निवास करता है। प्रसन्नता, मधुर व्यवहार, उल्लास, विनोद प्रियता, कला प्रियता आदि ऐसे गुण हैं जो मानसिक आकर्षण को उपजाते और स्थायी बनाते हैं। भावनाओं की क्रियात्मक अभिव्यक्ति और मधुर स्वप्नों को साकार बनाने के लिए दाम्पत्य व्यवहार की प्रमुख बातों पर पिछले लेखों में बहुत कुछ प्रकाश डाला जा चुका है। उसी क्रम में उन व्यावहारिक तथ्यों को बताया जा रहा है